हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म की। जो हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 केमिस्ट्री। हालांकि ये जो पार्ट है वो +1 क्लास में भी इसका यूज़ है। तो चलिए, मेरा नाम है सतपाल सिंह और मेरा चैनल है फिजिक्स केमिस्ट्री जंक्शन। सब्सक्राइब करें और कंटेंट आपको इसमें पूरा मिलेगा। आज के लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं वो रहेगा हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स। उससे पहले छोटा सा पॉइंट देख ले, इनका यूज़ कहाँ है, इसका एप्लीकेशन क्या है बच्चों। तो इनका यूज़ होगा सॉल्यूशन चैप्टर में। जब आगे हम बढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, रोल्स लॉ, हेनरीज लॉ, बहुत सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात करते हैं बेटा सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या है हमारा? होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का। तो सॉल्यूशन कैसे बनता है? तो ये हमारा जो है सॉल्यूशन, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर, और यहां पर जब सॉल्यूशन बनता है तो ये होता है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। अब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हमारे पास जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये हुए हमारे कंपोनेंट्स सॉल्यूशन के, और इनको मिक्स हम कर देते हैं। मिक्स करने के लिए हमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रपोर्शन में इनको मिक्स किया जा सकता है। तो देखिए, सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो स्मॉल अमाउंट, सॉल्वेंट की जो अमाउंट है वो प्रेजेंट होता है लार्ज अमाउंट में। बट अगर कंप्लीटली से देखा जाए तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन का जो फेज है और सॉल्वेंट का जो फेज है वो एक जैसा होता है। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट ये वाला कंपोनेंट है सॉल्यूशन में। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं इसके अलावा अगर मैं कहूं कि भाई सॉल्वेंट मेरे पास है वाटर, सॉल्वेंट मेरे पास है लेट वाटर है, तो ऐसे तमाम सॉल्यूशंस को बोला जाता है एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे सारे सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन, जहां पर हमारा सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर। तो वाटर एक तरीके का यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। इसकी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाई, मतलब ये ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो देखिए, इसके अलावा यूनिफॉर्म कंपोजिशन को भी समझते हैं, कुछ सिंपल पॉइंट्स देखते हैं। और यहां अगर मैं बात करूं कि मेरे पास जो सॉल्यूट है, मेरे पास जो सॉल्यूट है इसका मास प्लस सॉल्वेंट का मास, ये किसके बराबर होगा? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन के बराबर। किसके बराबर? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन के बराबर। अब एक टर्म हम समझते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो यहां मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है यहां पर? शुगर का सॉल्यूशन लेता हूं मैं। लेट कंसिडरिंग शुगर सॉल्यूशन। तो यहां पर मेरे पास जो शुगर है वो है सॉल्यूट, और वाटर यहां है मेरे पास सॉल्वेंट। शुगर क्या है बच्चों मेरे पास? सॉल्यूट, और यहां वाटर क्या है? सॉल्वेंट। ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाया जाएगा? एक्वा सॉल्यूशन कहलाया जाएगा। तो यहां अगर मैं बात करूं होमोजीनियस मिक्सचर की, तो मैंने क्या किया भाई, इस तरीके से सपोज करिए एक कंटेनर मैंने लिया, छोटा सा सेटअप। इसके अंदर मैंने वाटर कंसीडर किया कि यहां वाटर है इसके अंदर जो सॉल्वेंट का काम करेगा। और मैं अगर यहां बात करूं कि सॉल्यूशन जो बना मेरा वो बनेगा शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन जो बनेगा, इसमें शुगर के पार्टिकल अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे, प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएंगे, होमोजीनियस और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि भाई इसमें जब शुगर डिसॉल्व की तो शुगर जो है इस तरीके से इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, हर जगह पर ये प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। मतलब इस पानी को अगर आप पी के देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा मीठा लगे और बाद में पानी फीका लगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा, ये
शुगर के पार्टिकल, जो शुगर है इसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी, तो ये कहलाया जाएगा यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो सॉल्यूशन के अंदर बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और यही हमारा आज का फंडा है, जो पॉइंट है हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स। तो इसमें हम ये देखेंगे कि सॉल्यूट जो हमारे पास यहाँ है इसकी कितनी अमाउंट, और सॉल्वेंट की जो अमाउंट है वो यहाँ पर कितनी है, ये बात हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो हम करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स में। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो ये हम यूज करते हैं, मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल की लिया शुगर सॉल्यूशन का। तो शुगर सॉल्यूशन में भाई मैंने क्या किया, मैं बात कर रहा था कंपोनेंट्स की, दो कंपोनेंट्स है मेरे पास, बट ऐसा नहीं कि दो ही कंपोनेंट्स से सॉल्यूशन बनता है, आप बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिक्स कर सकते हैं। नो डाउट सॉल्वेंट तो एक ही होगा, सॉल्यूट एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, लेकिन अगर हम दो कंपोनेंट्स की बात करें तो ऐसा सॉल्यूशन जो है वो कहलाया जाता है, टू कंपोनेंट्स का जो सॉल्यूशन है वो कहलाया जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। तो बच्चों ये हुआ हमारा बाइनरी सॉल्यूशन, और एंटायर चैप्टर में, इस चैप्टर के अंदर हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा बाइनरी सॉल्यूशन में, मतलब एक ही सॉल्यूट की हम बात करेंगे जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। और दूसरा मैंने बताया कि सॉल्वेंट जो है उसका फेज और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का फेज सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सॉल्यूट का फेज सेम नहीं हो सकता, बट सॉल्वेंट वो होगा जिसका फेज सॉल्यूशन के फेज के जैसा होगा। तो ठीक है, अब मैं बात कर रहा था कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन की। तो देखिए डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड टर्म हम जब यूज करते हैं सॉल्यूशन के लिए तो क्या मतलब है। तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है बच्चों, इसके अंदर क्या होगा, सॉल्यूट की अमाउंट काफी कम होती है, ठीक है, और कंसंट्रेटेड में क्या होगा, सॉल्यूट की अमाउंट थोड़ी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। क्या एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं भाई मेरे पास एक शुगर सॉल्यूशन था, मैंने क्या किया, मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर, सपोज करिए मैंने लिए 2 ग्राम शुगर को मैंने ऐड किया लेट 100 ml वाटर में, और दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, लेट मैंने 30 ग्राम शुगर को ऐड किया 100 ml वाटर में। अब दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन, तो यहां पर शुगर की अमाउंट थोड़ी ज्यादा है और इसका जो टेस्ट होगा सॉल्यूशन का वो थोड़ा मीठा ज्यादा रहेगा, और ये पानी तो हमें फीका लगेगा टेस्ट में। रीजन बिल्कुल आसान, कि यहां पर अमाउंट जो है शुगर की थोड़ी ज्यादा है और यहां पर अमाउंट थोड़ी कम है। तो ऐसे सारे सॉल्यूशन कहलाए जाएंगे डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो चलिए अब इन्हीं सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि हम इन सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम यूज करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स का। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। तो हमारे पास कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो एक्सप्रेस करेगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट को। कैसे, तो वही देख रहे हैं, कुछ मास परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, कुछ ऐसी टर्म्स। तो लेक्चर 1 में हम ये कुछ टर्म्स को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं वेट परसेंटेज की। वेट बाय वेट परसेंटेज, इसका क्या मतलब है। तो देखिए आसान सा फॉर्मूला है इसका, स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है कि वेट बाय वेट परसेंटेज किसी भी कंपोनेंट का आपने निकालना है। आप सॉल्यूट का निकाल सकते हो, ऑब्वियसली हम सॉल्यूट का कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्वेंट को भी वेट परसेंटेज हम बता सकते हैं किसी भी गिवन सॉल्यूशन में, चाहे वो डाइल्यूट है चाहे वो कंसंट्रेटेड है। तो क्या है इसका फॉर्मूला बच्चों, ये कहता है मास ऑफ सॉल्यूट, और कंपोनेंट भी कह सकते हो तुम, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है तो ऑब्वियसली 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे। तो आसान बात है, बहुत इजी है। अब ये हमें किस तरीके से कोई स्टेटमेंट अगर दे दी जाती है तो उसे डाटा को हमें इंटरप्रेट करना आना चाहिए। वो कुछ हमें देगा, कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट देगा, जब हम आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे या कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, तो वहां हमें कुछ इस तरीके का डाटा दिया जाएगा बेटा। कैसे, 10% weight by weight aqueous solution of NaCl, aqueous solution of NaCl,
अब इसका मतलब क्या है, ये डाटा हमें क्या बता रहा है, ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो हमें बता क्या रही है एक्चुअली। तो इसका मतलब है बेटा कि 10 ग्राम, देखिए गिवन क्या है, मास परसेंटेज, तो मतलब 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड किस में प्रेजेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन कैसा दिया हमें, एक्वस। अब अगर एक्वस सॉल्यूशन दिया है तो सॉल्वेंट क्या होगा यहां पर, ऑब्वियसली वाटर होगा। तो मैं कहूं 10 ग्राम सॉल्यूट है, टोटल 100 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना बचा, 90 ग्राम, और सॉल्वेंट होगा कौन इधर, वाटर होगा सॉल्वेंट। तो इस स्टेटमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से डाटा को लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी अगर हमें दे दिया जाता है तो उसे भी हम आराम से कर सकते हैं। कुछ और भी अगर हमें इंफॉर्मेशन इस टाइप की कुछ दे दी गई है तो उसे भी हम कर सकते हैं। सपोज करिए हमें कुछ और अगर ऐसी कोई और स्टेटमेंट मैं लिखूं, यहाँ पर कोई दूसरा एग्जांपल अगर मैं देखूं, इधर लेट मैं लिख रहा हूं 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया लिख सकते हैं हम, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो बच्चों इसका मतलब हुआ 20 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो सॉल्वेंट यहां पर क्या होगा, वाटर होगा, एक्वा सॉल्यूशन अगर मेंशन है तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं, और आई कैन राइट 80 ग्राम वाटर। तो इस तरीके से हमें स्टेटमेंट को समझना है, न्यूमेरिकल्स इस तरीके से हमें आगे जो सॉल्व करने होंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर, रोल्स लॉ कुछ इस तरीके से, तो हमें ये डाटा इस तरीके से लिखना आना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी जो टर्म है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये कहाँ यूज करेंगे हम, लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड इन लिक्विड। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है फॉर्मूला, वॉल्यूम परसेंटेज हम कैसे यूज करेंगे, तो बच्चों इसमें लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारा हुआ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आसान बात है, समझना आसान है, इसे डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि बहुत टफ लगे आप लोगों को समझना इसे। अब इसी में भी अगर मैं एक चीज़ कंसीडर करूं, इधर सपोज करिए मैं यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ, एक स्टेटमेंट आपको दे दी गई है कुछ, लेट लिखा है 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल। तो भाई यहां पर क्या मतलब है इसका, 10% ऑफ इथेनॉल का मतलब क्या है, इधर मैं केसेस लेके थोड़ा सा एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का भी फंडा क्लियर हो जाएगा हमारे लिए कैसे है। तो देखिए जरा, मैं यहां पर 2-3 केस ले रहा हूं। लेट केस 1 मैं कहता हूं कि 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, एक्वस सॉल्यूशन है मेरे पास इथेनॉल का। तो यहां पर क्या है 20 ml इथेनॉल जो है वो डिसॉल्व है किसमें, 100 ml सॉल्यूशन में। तो भाई यहां पर 80 ml क्या हो गया, वाटर, क्योंकि सॉल्यूशन कितना है अपने पास 100 ml। तो यहां सॉल्यूट क्या है, इथेनॉल, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। दूसरा पॉइंट केस 2, लेट मैं कहता हूं मेरे पास है 70% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, एक्वस सॉल्यूशन किसका, इथेनॉल का। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां होगा इथेनॉल कितना हो गया 70 ml, वाटर कितना हो गया यहां पर, वाटर हो गया यहां पे 30 ml। तो इस केस की अगर बात करें तो वाटर यहां सॉल्वेंट, इस बार सॉल्यूट, इथेनॉल क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तीसरी कंडीशन, सपोज करिए हमारे पास एक पॉइंट है कि 50% हमें दे दिया, भाई 50% एक्वस सॉल्यूशन दे दिया इथेनॉल का, तो यहां पर सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, तो ये पॉइंट हमें थोड़ा समझना है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल। तो यहां इस केस में सॉल्यूट कौन, सॉल्वेंट कौन, 50 ml इथेनॉल 50 ml वाटर, दोनों का प्रोपोर्शन सेम है।
तो इस केस में बच्चों क्या होगा, हम इथेनॉल को सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंसिडर कर सकते हैं, सिमिलरली वाटर को सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंसिडर किया जा सकता है। तो ये भी हमारा जो कंसेप्ट है सॉल्यूट सॉल्वेंट कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। और इसके अलावा यहाँ जो परसेंटेज है, वो परसेंटेज जो स्टेटमेंट है हमें कैसे उसको अप्लाई करना है, उस इंफॉर्मेशन को कैसे हमें लिखना आना चाहिए, वो भी हमें क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट टर्म की ओर चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर, उस टर्म की ओर चलते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पर क्या है, ये कहता है कि सोल्यूट जो है वो उसका कुछ मास प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, जो स्टेटमेंट हमें बता रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, आसान फॉर्मूला है इसका, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज मैंने लिख रहा हूं। तो यहां आएगा मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारा क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यहां पे भी कुछ डाटा दिया है, लेट कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई है। मैं लिख रहा हूं 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए सॉल्यूशन ऑब्वियसली यहां मैं मेंशन कर देता हूं कि जो सॉल्यूशन है अपना वो कैसा है, वो सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन है भाई। तो क्या होगा, बड़ा ही आसान है, 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है किसमें, 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में, मतलब 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट जो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज को डिफाइन करने का तरीका हो गया, आसान बात है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आगे। अब देख रहे हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, जो हमारा ये कंसंट्रेशन टर्म का एक कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। इनके कुछ मासेस दिए गए हैं यहाँ पर। 22 ग्राम जो है वो 22 ग्राम बेंजीन है किसमें, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो इनकी मास परसेंटेज बतानी है, आसान पॉइंट है। तो देखिए करना क्या है यहाँ पर, ये कहता है कि बेंजीन को डिसॉल्व किया है किसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो हमारे पास सॉल्यूशन है भाई, ये रहा सॉल्यूशन। कितना है बेंजीन, क्वेश्चन में दिया है कि 22 ग्राम बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है 122 ग्राम। तो ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट हो गया, और सॉल्यूशन जो होगा ये टोटल कितना होगा 122 एंड 22 कितना हो गया 144 ग्राम। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की परसेंटेज निकालनी है। तो मास परसेंटेज निकालना है हमने, वेट बाय वेट परसेंटेज किसका निकालना है, बेंजीन के लिए निकालना है। तो निकाल सकते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज बेंजीन के लिए कैलकुलेट करना है भाई। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आसान है। देखिए मास देखिए कितना है 22, टोटल कितना है 144 मल्टीप्लाई विद 100। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ वैल्यू देखते हैं यहाँ पर क्या आएगी। कैंसिल करते हैं इसे, 50 यहाँ आ जाएगा 72, ये आ गया 11, ये आ गया 36, फिर आ गया ये, इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे 550 अपॉन 36। कैलकुलेट करते हैं, तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं, आसान बात है। तो कैलकुलेशन करते हैं, देखता हूँ मैं थोड़ा कैलकुलेटर की हेल्प से कर लेते हैं कैलकुलेशन। आप अपने आप कर सकते हैं, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 550 डिवाइड बाय 36, ये हमारा आ जाएगा 15.28%। तो बच्चों ये कितना आएगा हमारा 15.28%। ये आ गया हमारा किसका मास परसेंटेज, बेंजीन का। और जो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसका वेट बाय वेट परसेंटेज कितना आएगा CCl4 का, इसका मास देखो कितना है 122, टोटल कितना है 122 डिवाइड बाय 144 इंटू 100। या तो इसको ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, मीन्स अगर मैं इसे लिखूं लेट 12200 डिवाइड बाय 144, तो देखिए कैलकुलेशन कैसे होगी इसकी। 12200 डिवाइड बाय 144, ये आएगा हमारा 84.72%।
या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, अगर आपके पास एक कंपोनेंट का आ गया है तो दूसरे का कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली 100 से माइनस कर दीजिए इस वैल्यू को। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम और कैसे निकाल सकते हैं? एक कंपोनेंट का आ गया तो इसका हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम अल्टरनेटली ऐसा भी लिख सकते हैं 100 माइनस 15.28, 100 माइनस 15.28, तो क्या आएगा? ये सेम वैल्यू आएगी, दिस इज 84.72%। तो इस तरीके से हमने क्या किया कैलकुलेशन की, जो कि आप कर सकते हैं, बेंजीन प्लस CCl4, तो हमारे पास आया सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन के अंदर अगर बात करें कि जो बना 144 ग्राम सॉल्यूशन का मास है, बेंजीन परसेंटेज निकालना है, इसका मास अपॉन टोटल मास 100, CCl4 का निकालना है, इसका मास CCl4 का अपॉन टोटल मास 100 आ गया। आप ऐसे कैलकुलेट करें या एक कंपोनेंट का निकाल के दूसरे का क्या कर सकते हैं? 100 से माइनस कर सकते हैं। आसान बात है, इजी है, कर सकते हैं आप लोग इसे। तो बच्चों अब करते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक सॉल्यूशन, अब इसमें वो कुछ डाटा में दिया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर देखें तो इन्होंने कहा है कि एक सॉल्यूशन है जो हमें मिला 300 ग्राम जिसमें 25% सॉल्यूट, दूसरा सॉल्यूशन 400 ग्राम जिसमें 40% सॉल्यूशन बाय मास, मतलब सॉल्यूट 40% है, और मिक्स करके इन्होंने एक तीसरा सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या पूछा है? मास परसेंटेज पूछी है। किसकी मास परसेंटेज? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की पूछी है, कुछ मेंशन नहीं किया है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को फाइंड आउट, मतलब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट? देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका, किस तरीके से है, तो ये कहता है कि भाई लेट, मैं कहता हूं कि 300 ग्राम ऑफ 25%, 300 ग्राम 25%, इसे मैं कह देता हूं लेट, मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मैं इसे कंसीडर करता हूं सॉल्यूशन ए। क्या सॉल्यूशन ए क्या है? 300 ग्राम और सॉल्यूट कितना है इसमें? 25% बाय मास क्या है इसमें? सॉल्यूट। ये क्या है? सॉल्यूशन का मास। फिर क्या दिया है हमें? सॉल्यूशन दिया है भाई, कौन सा? सेकंड सॉल्यूशन, उसमें क्या दिया है? 40%। सॉल्यूशन का मास है 400 ग्राम, सॉल्यूट कितना है? 40%। ठीक है, तो ये भी कैलकुलेट करते हैं अभी। इन दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास आ गया लेट सॉल्यूशन सी। तो सॉल्यूशन पहला 300, दूसरे सॉल्यूशन का मास है 400 ग्राम, मिक्स कर दीजिए, टोटल मास आएगा कितना? 700 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 700 ग्राम। तो अब क्या करना है? पहले तो सॉल्यूट की अमाउंट देखते हैं, यहाँ सॉल्यूट कितना है, तो भाई 40% निकालना है, किसका? सॉरी 25% निकालना है सॉल्यूशन में, कितने का? 300 का, तो मल्टीप्लाई अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा ये? 100। इस तरीके से ये आ जाएगा 75 ग्राम। पहले सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है? 75 ग्राम है। दूसरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अगर बात करें कितना है ये? दूसरे सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है हमारा वो कितना है? तो यहां पर सॉल्यूट देखिए कितना है बच्चों? 40%। कितने का? टोटल सॉल्यूशन का मास 400, डिवाइड किससे करेंगे? किसे डिवाइड करेंगे? 40 इंटू 400 डिवाइड बाय 100, कितना आ जाएगा ये? सॉल्यूट 160 ग्राम। तो दोनों सॉल्यूशन में हमें क्या पता लग गया? सॉल्यूट के मास पता लग गया भाई 160, और इसमें कितना है? 75। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। तो तीसरे सॉल्यूशन की अगर बात करें हम, तो यहां पर जो थर्ड सॉल्यूशन है, ये टोटल मास हो गया सॉल्यूशन का, यहां पर सॉल्यूट का मास कितना है? तो भाई ऐड ही करना है सीधा सीधा। कौन कौन से सॉल्यूट को? यहां जो सॉल्यूट है 75, दूसरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है? 160, तो ऐड कर दीजिए। तीसरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना होगा टोटल? 160 एंड 75, 5, 3 एंड 2, 235 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, कितना मास आ गया? 235 ग्राम। तो अब हमें क्या निकालना है? मास परसेंटेज निकालना है, निकाल दीजिए। सॉल्यूट का मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास इनटू 100। तो देखिए कितना होगा? 100, 235 डिवाइड बाय 7। तो कर दीजिए 235 डिवाइड बाय 7 कैसे करेंगे? 235 बाय 7, तो 235 डिवाइड बाय 7 तो कितना आएगा? 33.5
33.57%। 33.57%। ये क्या आ गया? सॉल्यूट का परसेंटेज आ गया। क्लियर है बात यहां तक? आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये सॉल्वेंट कितना होगा इसमें भाई? 100 से माइनस कर दीजिए ये वैल्यू को डायरेक्ट 33.57। क्या करेंगे इसे हम? 100 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मास परसेंटेज आ जाएगा सॉल्वेंट का 100 माइनस 33.57। तो करिए जरा 100 माइनस 33.57 कितना आ गया? 66.43%। तो ये हमारा आ गया मास परसेंटेज किसका? सॉल्वेंट का। ठीक है, तो फिर से देखिए, इन्होंने कहा एक सॉल्यूशन, दोनों बी सॉल्यूशन मिक्स किया, एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, उसमें हमें क्या बताना है? अमाउंट बतानी है किसकी? परसेंटेज बतानी है किसकी? सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। कर सकते हैं। सॉल्यूट की मास परसेंटेज निकाल लिया हमने, वेट बाय वेट परसेंटेज, और जो सॉल्वेंट होगा वो कितना होगा? 100 से माइनस कर दीजिए तो सॉल्वेंट का मास परसेंटेज आ जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट टर्म की ओर, जो है पार्ट्स पर मिलियन। ये टर्म कहाँ यूज होती है? तो बच्चों ये जो टर्म है हमारी वो यूज होगी ऐसे सॉल्यूशंस में जहां पर सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम हो, ट्रेस अमाउंट जिसे बोलते हैं, बहुत कम अमाउंट हो। जैसे टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड की अमाउंट होती है लेस देन 1 ppm, 0.8 0.9, तो वो टूथ डीके को अवॉइड करती है। अगर इससे ज़्यादा हो गई तो वो फिर एज अ पॉइजन का काम कर सकती है। ठीक है, तो ppm क्या है? ये डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन किसके अंदर? 1 मिलियन पार्ट बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन। तो ppm को कैसे लिखेंगे? ppm हमारा क्या है? ये कहता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। 1 मिलियन 10 लाख, ठीक है, 1 मिलियन 10 लाख, 10 लाख। तो ये हमारा पार्ट पर मिलियन हो गया। और ये यूज कब करते हैं? जब हमारे पास सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम हो, उस केस में हम इस ppm टर्म का यूज करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सॉल्यूशन हमारे पास डाइल्यूट टाइप का हो। और इसे एक तरीके से और से मैं लिख सकता हूं, थोड़ा सा एक्सप्रेशन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं बच्चों, तो ये है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और 10 की पावर 6 को लेट मैं ऐसे लिख रहा हूं 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4। तो ppm और वेट बाय वेट परसेंटेज को हम रिलेट कर सकते हैं। कैसे? ये टर्म अभी मैंने बताई तुम्हें, तो ppm को रिलेट कर सकते हैं किसके बराबर? वेट बाय वेट परसेंटेज वाली टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 10 की पावर 4 से, तो वो ppm से इस तरीके से रिलेट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ppm टाइप के जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको पता लग रहा है कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर है? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन यहां पर एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है हमने, ऐसे क्वेश्चंस के, जैसे मैंने भी बताया कि ये जो टर्म है वो यूज करते हैं कब? जब सॉल्यूट की अमाउंट काफी कम हो। लेकिन यहां अगर मास की बात करें तो भाई ये मास काफी कम है एज कम्पेयर टू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो क्वेश्चंस को थोड़ा आसान करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि जो ppm वाले क्वेश्चंस हमारे होंगे वहां हम ये भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट को अप्रोक्सीमेट हम बोल सकते हैं कि वही हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन का भी मास होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान, रीजन क्योंकि सॉल्यूशन के मास और सॉल्वेंट का मास लगभग सेम सेम, सॉल्यूट का मास बहुत कम, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन ऑफ मास लिख सकते हैं। तो चलिए इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ये टर्म हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है? बड़ा आसान क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे करते हैं सॉल्व। क्या है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। इन्होंने कहा है कि एक गैस दी गई है जहां पर बोला है कि सी वाटर का एक सैंपल जिसमें 5.8 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो डिजोल्व है किसमें? 1 kg ऑफ द सैंपल। द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पार्ट पर मिलियन इज, ये ऑप्शन तुम्हारे रहे 5.8, 50.8.5 और 0.58 एंड डी ऑप्शन इज 0.05 ppm। तो कैसे करना है? सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूट क्या है और यहाँ सॉल्वेंट क्या है। तो चलिए करते हैं। यहाँ कह रहा है कि ऑक्सीजन डिसॉल्व की है, तो भाई ऑब्वियसली मैं कह रहा हूँ कि यहाँ वाटर, ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन रहा हमारा।
मास देखिए कितना है ऑक्सीजन का 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम है। वाटर कितना है, सैंपल जो दिया है वो हमें दिया है, लेट सॉल्यूशन जो दिया है सैंपल वो दिया है कितना 1000 ग्राम। ये है सैंपल किसका, सॉल्यूशन का। क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। तो चलिए अब इसको एक्सप्रेस करते हैं पीपीएम की टर्म में। पीपीएम की टर्म कहाँ यूज होती है, डाइल्यूट, जब हमारा सॉल्यूशन कैसा है, बहुत डाइल्यूट है, ठीक है। तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एक पॉल्यूटेंट है एयर के अंदर, और उसकी जो अमाउंट है वो हम यूज करते हैं किसमें, पीपीएम की टर्म में उसे एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो वहां हम यूज करते हैं वॉल्यूम, यहां मैं बात कर रहा हूं ग्राम्स के अंदर। तो पीपीएम ऑफ ऑक्सीजन निकालना है भाई, निकाल दीजिए। मास कितना है 5.8 इंटू 10⁻³ अपॉन टोटल मास कितना लेंगे 1000 ग्राम इंटू 10⁻⁶। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे 10⁻³ और यहाँ 10⁻3, ये दोनों टर्म को अगर लिखूं मैं कुछ इस तरीके से, तो 5.8 इंटू 10⁻³ ये टर्म ऊपर आ जाए तो ये लिखी जाएगी 10⁻3, यहाँ है 10⁻6, तो ये टर्म्स क्या हो जाएंगी सारी कैंसिल। क्या बचेगा पीछे, सब कुछ कैंसिल हो गया, तो बचा पीछे पीपीएम। कितना पीपीएम 5.8 पीपीएम। तो हमारे पास क्या है ऑप्शन, हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, आई थिंक ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, आसान है। अब नेक्स्ट हमारी जो टर्म है, नेक्स्ट बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। नाम से पता लग रहा है फ्रैक्शन मीन्स कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ मोल्स वगैरह हम कंसीडर करने वाले हैं। तो क्या चीजें हैं देखते हैं, चलिए। तो मैं कहता हूं कि मेरे पास सॉल्यूट, सॉल्वेंट बना क्या सॉल्यूशन। अब लेट मैं इसे कंसीडर करता हूं कि भाई जो सॉल्वेंट है इसे कंपोनेंट ए ले लेता हूं और इसे कंपोनेंट बी ले लेते हैं। जो सॉल्वेंट है इसे कंपोनेंट ए ले लेते हैं और इसको कंपोनेंट बी ले लेते हैं। बाकी आप इसे 1 और 2 भी ले सकते हैं। अब देखिए हमें कुछ क्वेश्चन जो मोल फ्रैक्शन पे करने होंगे वो कैसे होंगे, कुछ डाटा दिया जाएगा, हो सकता है हमें डायरेक्ट मोल्स दे दिए जाएं या हो सकता है हमें कुछ मासेस दे दिए जाएं, वहां से हमें मोल्स निकालना आना चाहिए। अब वो डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले मोल फ्रैक्शन की टर्म को थोड़ा देख ले। मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल एक्स से। ये कहता है कि हम किसी चीज के मोल फ्रैक्शन जब निकालने जाएंगे तो उस कंपोनेंट के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स कैसे, जो सॉल्यूशन के अंदर है कितने भी कंपोनेंट्स हो, लेकिन हम बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन की जिसमें एक ही सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट कंपोनेंट, तो बाइनरी सॉल्यूशन। तो देखिए लेट मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं NB, नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्वेंट के Na। सॉल्यूशन में टोटल मोल्स कितने होंगे, सॉल्यूशन के अंदर टोटल मोल्स हमारे होंगे Na प्लस NB। ये हो गए हमारे टोटल मोल्स। ये हमारे क्या हुए बच्चों, टोटल मोल्स हुए। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, किसी भी कंपोनेंट का निकाल लीजिए। लेट मोल फ्रैक्शन निकालना है मुझे सॉल्यूट का, तो मैं x लिख रहा हूं। इसके मोल फ्रैक्शन, इसको भी x लिख रहा हूं, लेकिन कंफ्यूजन ना हो तो सॉल्यूट के XA और इसके XB। तो चलिए करते हैं इसे XA। तो कहता क्या है, मोल फ्रैक्शन की स्टेटमेंट क्या कहती है, ये कहते हैं कि किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन जब हमें निकालने हैं तो क्या करना है, किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट, मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। जितने कंपोनेंट उसके अंदर प्रेजेंट है उसके मोल्स निकाल लीजिए और जिस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने उसको न्यूमरेटर में रख लीजिए। इस तरीके से क्या कैलकुलेट कर लेंगे हम, मोल फ्रैक्शन। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। XA को लिख रहा हूं मैं, सपोज करिए सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन, कितने मोल्स हैं इसके, ये रहे मोल्स। टोटल मोल्स कितने हैं, Na प्लस NB है। इसके कितने मोल फ्रैक्शन हो, कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं बच्चों, NB डिवाइड किससे करेंगे, Na प्लस NB से। तो ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का और ये मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, ठीक है। आसान बात है, समझ सकते हैं, इसे कर सकते हैं। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, मोल बाय मोल तो कोई इसकी यूनिट नहीं है, यूनिटलेस क्वांटिटी है ये।
अब यहां अगर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि जितने भी कंपोनेंट्स आपके पास हैं उन सब कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को अगर आप ऐड करने जाएंगे तो ये हमेशा क्या होगा, यूनिटी होगा, वन। ऑलवेज क्या आएगा, ये वन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइनरी कंपोनेंट्स की, बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, 3 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट, n कंपोनेंट्स, मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो हमेशा क्या आएगा, वन। कैसे, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। लेट Na अपॉन टोटल मोल्स इसके लिखिए Na प्लस NB, इसके मोल फ्रैक्शन कैसे आएंगे, NB अपॉन Na प्लस NB। तो डिनोमिनेटर में है हमारे पास Na प्लस NB, और यहां से हमारे पास क्या आएगा, Na, इधर से क्या आएगा डिनोमिनेटर में, NB, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज कम इक्वल टू 1। तो इसका मतलब एक ही कंपोनेंट के अगर मोल फ्रैक्शन हम निकाल लेते हैं तो दूसरे मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 1 से माइनस कर दीजिए। कैसे, तो देखिए मैंने भी बताया कि XA कंपोनेंट A कंपोनेंट B के मोल फ्रैक्शन 1 है, तो A कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होंगे, 1 माइनस XB, और XB जो है वो किसके बराबर होगा, 1 माइनस XA। तो इस तरीके से अगर मेरे पास भाई कोई सॉल्यूशन, इसमें n कंपोनेंट्स हैं, तो XA प्लस XB प्लस XC, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, n कंपोनेंट्स हैं, तो इनका जो सम है वो क्या होगा, इज इक्वल टू 1 होगा। आई होप आसान बात है, इजी है समझना, इसे कुछ भी इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब एक छोटा सा पॉइंट इसमें देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन जो आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एक सॉल्यूशन है जिसमें 4 मोल सॉल्यूट के हैं और 6 मोल जो हमें किसके दिए हैं, सॉल्वेंट के दिए हैं। कैसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें क्या दिया है, 4 मोल्स दिए हैं सॉल्यूट के, और जो सॉल्वेंट है उसके कितने मोल दिए हैं बच्चों, 6 मोल दिए हैं भाई। तो टोटल कितने मोल हो गए, 10 मोल हो गए, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकालना है तो टोटल मोल हमारे पास आ गए 10। जिस भी कंपोनेंट का निकालना है इसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के कितने होंगे, इसके मोल कितने हैं, 4 अपॉन टोटल कितना आ गया, 0.4 आ गया, ठीक है। इसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं किसके, सॉल्वेंट के, तो देख लीजिए कैसे आएंगे। इसके मोल कितने हैं, 6 मोल, कितने गिवन है टोटल हमें कैलकुलेट किया अभी 10, तो इसके कितने आ गए 0.6। अब टोटल कैलकुलेट करिए, अगर मैं 0.4 प्लस 0.6 कितना आ रहा है 1, मतलब XA प्लस XB 1, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी, आसान है। अब एक क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट मोल्स हमें ना दे करके कुछ वैल्यू दे दी जाए, जो मैंने कंसंट्रेशन टर्म में आपको बताई, कुछ स्टेटमेंट जिससे हमें कुछ डाटा कुछ इस तरीके से पता होना चाहिए। डाटा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। इसमें ये कहता है कि इथाइलिन ग्लाइकोल दिया गया 20% बाय मास, एक्वा सॉल्यूशन है 20% बाय मास। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो ये रहा इथाइलिन ग्लाइकोल, C2H6O2 है 20% बाय मास। क्या मतलब है इसका भाई, ये हमारे पास है 20 ग्राम किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, कितने 100 ग्राम सॉल्यूशन में। और ये कह रहा है कि वाटर सॉल्यूशन कैसा है, एक्वा सॉल्यूशन है, तो यहां पर जो इथाइलिन ग्लाइकोल है वो तो हो गया कितना 20 ग्राम, और जो वाटर है वो कितना होगा, तो इथाइलिन ग्लाइकोल जो हमारा है वो कितना होगा बच्चों, यहां पर इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया हमारे पास 20 ग्राम, वाटर कितना हुआ, वाटर हुआ 80 ग्राम। तो हमें अब निकालने हैं मोल्स। सबसे पहले मोल्स कैसे निकालते हैं, कुछ भी मास दिया गया उसे मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वाटर इन ए सॉल्यूशन। तो भाई सबसे पहले इसके मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। मोल्स कैसे निकालेंगे, इसके मोल्स निकालेंगे मास बाय मोलर मास। तो मास कितना है 20, मोलर मास कैलकुलेट कर लीजिए। कार्बन कितना है, 2 दिए, एक का मास 12 प्लस हाइड्रोजन 6 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2 दिए, एक का मास कितना है 16। तो कर दीजिए ऐड, इसमें कितना होगा 16 इंटू 2, तो ये हो गया 24 प्लस 6 प्लस 32।
दिस कम्स आउट टू बी 62 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास आ गया। कितना मोलर मास आया? 62। वाटर का मोलर मास हमें पता ही है, कैसे? 2 × 1 + 16, 18 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास अब इनका मोलर मास आ गया और इनके मासेस गिवन हमें पता है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे यहाँ से हम? सबसे पहले निकालेंगे बच्चों यहाँ से हम मोल्स। कैसे निकालेंगे मोल्स? तो गिवन मास 20 अपॉन मोलर मास कितना है? 62। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसे। 60 अपॉन 20 अपॉन 62, ये मोल्स आएंगे किसके? इथाइलिन ग्लाइकोल के। 20/62 और यहां पर जो मोल्स आएंगे वो कितने आएंगे? गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? मोल्स किसके? वाटर के। मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है? 80। मोलर मास कितना है? 18। तो डिवाइड कर लेते हैं और मोल्स निकाल लेते हैं। चलिए करते हैं डिवाइड। 20 डिवाइड बाय 62, 20 डिवाइड बाय 62, 0.322। तो ये मोल्स आएंगे 0.322 मोल्स। इसके मोल्स कितने आएंगे? वाटर के 80 अपॉन 18, 80 डिवाइड बाय 18, 4.44, 4.44। तो टोटल मोल्स कितने होंगे? तो निकाल लीजिए भाई टोटल मोल्स, दोनों को ऐड कर देते हैं। टोटल मोल्स कितने हैं? 0.322 प्लस 4.44, 4.44, ये आएगा 4.76 ऑलमोस्ट। 2 लिखना है 2 लिख सकते हैं। ये आगे टोटल मोल्स। अब मोल फ्रैक्शन किसके निकालने हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल के और वाटर के। तो कैसे करेंगे? चलिए करते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालता हूं मैं किसके? इथाइलिन ग्लाइकोल के, C2H6O2 के। कितने मोल्स हैं? 0.322 डिवाइड बाय 4.76 और वाटर के क्या कर देंगे? वाटर के 1 से माइनस कर देंगे, आसान है। बाकी कंप्लीट सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हैं। 0.322 डिवाइड बाय 4.76, ये आएगा 0.076, सॉरी 0.0676, 676। वाटर के कैसे निकालेंगे? तो वाटर के माइनस कर दीजिए, मोल फ्रैक्शन वाटर के निकालने हैं। तो 1 - 0.0676, तो क्या करेंगे? 1 - 0.0676, दिस कम्स आउट टू बी 0.9324। इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमें क्वेश्चंस में कुछ इस तरीके से यूज़ करना है तो हम इस डाटा को ऐसे लगा सकते हैं। आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर। छोटा सा पॉइंट हमारा रह गया, लास्ट पार्ट हमारा आज के लेक्चर का, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है किसी सॉल्यूशन की? ये हम टाइट्रेशन वगैरह में ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालनी है, वो क्या कहता है? ये कहता है भाई मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसकी यूनिट क्या आएगी? ग्राम पर लीटर इसकी यूनिट्स आ जाएगी। ठीक है, कैसे? तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। लेट मैं कहूं कि भाई मेरे पास है लेट 5 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन 250 ml सॉल्यूशन, और हमसे पूछा भाई स्ट्रेंथ बताइए इसकी क्या होगी। हमसे क्या पूछा? इसकी स्ट्रेंथ पूछिए। कैसे निकालेंगे? आसान बात है बच्चों, देखो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट। मास कितना है इसका? 5 ग्राम, टोटल 250 किसमें? लीटर में। तो इसे 100,000 से डिवाइड, मतलब यहाँ आ गया ये, तो ये कुल मिलाकर के कितना आएगा? ये कट हो जाएगा इस पे 4, तो 20 ग्राम पर लीटर ये आएगी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ। आई होप ये सारे पॉइंट्स हमें क्लियर हो गए होंगे। जितने पॉइंट्स मैंने बताए आपको कंसंट्रेशन टर्म्स के, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द टर्म मोलैरिटी और उनके ऊपर रिलेशन क्या है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।